अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका आज यौम हज है और लाखों आज़मीन हज हज का जो रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा है वो अदा करने के लिए मैदान अरफ़ात में जमा हैं। और इस मौके पे जो मस्जिद निमरा है वहाँ से खुतबा दिया गया। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद बिन सईद ने खुतबा हज देते हुए कहा है कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई माबूद नहीं, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। इस मौके पे ये भी कहा गया कि लोगों की ज़बानें और रंगों के मुख्तलिफ होने में बहुत निशानियाँ हैं। 92 न्यूज़ वो तमाम मुसलमान दुनिया भर से जिन्होंने आज हज का ये रुकन आज़म अदा किया है और हज अदा कर रहे हैं, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो पाकिस्तानी इस वक्त ये अज़ीम इबादत अदा कर रहे हैं, उनसे हम ये गुजारिश भी करते हैं कि वो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो रहें। यकीनी तौर पे ये इबादत दुनिया भर को मुसलमानों की यगानगत, यकजहती और बुलंद अक़ीदे का पैगाम भी देती है। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंतहाई अहम मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक जो हुक्म इम्तना की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। इस मौके पे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि 24 घंटे में ज़ेर हिरासत लोगों का उनके अहल खाना से राब्ता भी करवा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस मौके पे कहा कि अब हम ईद के बाद मिलेंगे, जो लोग गिरफ़्तार हैं उनका ख्याल रखें। समाअत अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई हैं। इंतहाई अहम नुक्ता जो उठाया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उन्होंने कहा कि अपनी बात पर कायम हूँ कि 102 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब जो मईशत है उससे मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से ये कहा गया है कि अगले 24-48 घंटे में IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय हो जाएंगे। और बजट की मंजूरी के बाद फिर शरह सूद भी बुलंद कर दी गई। अब IMF के जो सवाल ये है कि अगर डिमांड्स हमने पहले ही भी पूरी कर दी थी तो उस वक्त मुआहिदा नहीं हुआ, अब ऐसी कौन सी डिमांड थी कि जो अब पूरी की गई है, या मामला सियासी था, सियासी सतह पे पाकिस्तान ने इसको हल किया है। इस पर भी हम कुछ आज के प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी जो नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जॉइंट स्टेटमेंट थी और उसका जो नुक्ता नंबर 32 था उसको लेके कल आपने इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी मिशन को बुलाया जाना चाहिए और बाज़ाब्ता एहतजाज करवाना चाहिए। तो पेशरफ्त ये है कि जो डिप्टी हैं अमरीकी मिशन के, उनको बुलाया गया और बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया गया है। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू, अगर हम IMF के सियासी पहलू की बात करें तो अब पाकिस्तान की अप्रोच किस तरफ होगी। डॉक्टर इशफाक हसन साहब, पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान, भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब जो सवाल आपसे। देखिए, दो चीज़ें तो हो गई। एक तो ये हुआ कि बिलाखिर हमने वो तमाम शराइत पूरी कर दी, मान ली, तस्लीम कर ली और अब हम मुआहदे के तलबगार हैं। और मुआहदा वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हमें ये बता रहा है कि मुआहदा अब हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाए, 48 घंटे में हो जाए। अब देखना ये है कि इसके हमारी सियासत पर, मईशत पर, कौमी ज़िंदगी पर, हमारे मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होते हैं, अवाम की हालत ज़ार पर क्या, हाँ, क्या इस मुआहदे पर अमल करने के बाद हम वो इस्लाहात करते हैं जिनका तकाजा किया गया है, और ये आज़म करते हैं, बुनियादी चीज़ जो है कि आइंदा हम IMF का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे। एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा प्रोग्राम हम ले चुके हैं। तो एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि अवाम की जो हालत ज़ार है वो कितनी मज़ीद ख़राब होती है या बेहतर होती है, ये होगा कि सबसे बड़ा सवाल ही, सबसे सवाल बुनियादी ये होगा। और तीसरा जो सवाल होगा वो ये है कि हमने इसकी सियासी कीमत क्या अदा की है। क्या हमने कोई हिडन एजेंडा जो IMF का या उनके जो सरपरस्त हैं या उनके मेन स्टेक होल्डर हैं उनका भी पूरा किया है या नहीं किया है। ये सवालात हुकूमत का पीछा करेंगे और ये मुआहदा करने वालों का पीछा करेंगे। लेकिन डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब से हम पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, मुआहदा तो आप कहते हैं कि हो जाएगा, आपका ख्याल है कि हो जाएगा या अब भी कोई रुकावटें मौजूद हैं? और अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान के आज़ादी और इस्तेहकाम और सलामती पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए,
जब भी कोई मुल्क IMF में जाता है तो उसको खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, आपने हिंदुस्तान की बात की, बड़े खुशकिस्मत थे इंडियंस जो 1990 में 91-92 में वो गए और साल 1.5 साल में वो निकल आए, और उनको निकालने वक्त से पहले निकल आए। सही। और उन्होंने जितना पैसा लिया था उनको वापस किया, उनका आगे जो खुदा हाफिज। अच्छा। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और उस वक्त के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो बाहर बैठे हुए हिंदुस्तानी हैं, वो अगर अपने मुल्क को पैसा न भेजते, इंडिया ने एक नॉन रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड भी जारी किया था जिसमें जो हिंदुस्तानी थे जो एक्सपैट्रिएट थे उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की, और जो उस वक्त डॉलर की ज़रूरत थी इंडिया को उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। उन्होंने IMF को कहा कि जो खुदा हाफिज। अगर अब हिंदुस्तान रह जाता तो आज जिस हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बदला हुआ हिंदुस्तान होता हमारी तरह से, वो भी रेंग रहा होता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 1988 में हम जब गए हैं, आज हम 1923 में आ गए हैं, 2023 में आ गए। 35 साल से हम उसके चुंगल से नहीं निकल सके। इसमें हमारे हुक्मरानों को भी कसूर है और इसमें IMF का भी कसूर है कि वो, क्योंकि IMF का प्रोग्राम ऐसा होता है कि वो वक्त के साथ साथ अपने ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। अच्छा। अपने ऊपर, और उनके तरह जो अदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनकी डिपेंडेंसी उस मुल्क को बढ़ा देता है। तो वो आप हमेशा के लिए उनके दस्ते नगर हो जाते हैं। हिंदुस्तान को ये पता था और वो निकल आए एक ही साल, 1.5 साल के अंदर में। तो ये है। और दूसरी चीज है कि IMF जो है इस मरतबा, ये IMF का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था जो मैं नहीं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ इस इदारे को काफ़ी ज़माने से, कि किसी भी मुल्क को इतना सख्त तरीन प्रोग्राम दिया गया हो। IMF का प्रोग्राम हमेशा सियासी प्रोग्राम होता है। अच्छा। ये सब आप अपने ध्यान में रखें और आप अपनी जब बातें करते हैं आवाम से, उनको भी एजुकेट करें। ठीक। लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि आप लोग इस बात को एजुकेट करते हैं, आप इस्लाहात की बात करते हैं। IMF के प्रोग्राम में कोई इस्लाहात नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों के ज़बान में भी इस्लाहात होता है। आप कभी आवाम को एजुकेट नहीं करते हैं कि इसमें जो मुल्क जाता है वो निकल नहीं सकता है। वो हम जैसे लोगों को आप बुला लेते हैं, 2-4 हम बोल देते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब आपको हम इसीलिए बुलाते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को एजुकेट करें। मैंने बुलाया, अच्छा क्या मैंने आपको एजुकेट किया, आपके नाज़रीन को एजुकेट किया। इसको यहाँ से कंटिन्यू करें। आप भूल जाते हैं फिर वहीं से ग्राउंड जीरो से आप शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के इस्लाहात, IMF के प्रोग्राम में कोई इस्लाहात। लेकिन डॉक्टर साहब अब बात यह है कि आपका नुक्ता नज़र है, आप शुरू से कह रहे थे कि हम इसमें जाते हैं तो तबाही है, लेकिन जो आप ही के मैं गलत साबित हुआ हूँ जी। अब डॉक्टर साहब वो तो असरात नज़र आ रहे हैं, हमारा भी एक कंसर्न है। इसको एक्नॉलेज तो क्या करोगे कि आपने सही कहा था। वो हमने तो एक्नॉलेज किया। पिछले हफ्ते आपका पुराना शार्ट चलाया जो आपने फरवरी में कहा था कि जी ये अप्रैल तक नहीं होगा ये मायदा, और आपको तो हमने क्रेडिट दिया। हाँ। अब ये बताएं, जो इस्लाहात की बात डॉक्टर साहब हम करते हैं वो ये है कि अब अपने तौर पर हम अगर इस्लाहात नहीं करेंगे, इंडिया ने उस वक्त इस्लाहात की ना, इंडिया ने ये तय किया कि जनाब हम अपने जो तारकीन वतन हैं उन पर इन्हिसार करेंगे, चादर के मुताबिक पाँव फैलाएंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। उसका नतीजा जो पॉजिटिव आया आज तक वो दोबारा नहीं गया। हम जब नहीं करते तो उसका नतीजा फिर ये होता है ना। देखिए मैं फिर वही रिपीट करने की कोशिश करूंगा जी। IMF के प्रोग्राम में 4 पॉलिसीज उनकी बस जी। इतना आपको सहज अंदाज में कोई नहीं बताएगा पाकिस्तान जी। 4 पॉलिसीज हैं। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ जी, करेंसी को अल्लाह के हवाले कर दो जी, मींस मार्केट के हवाले कर दो, जहां लेके चला जाए, यानी डिवैल्यूएशन। ठीक। गैस की कीमत बढ़ाओ, बिजली की कीमत बढ़ाओ, और ऑस्टेरिटी करो, खर्च कम करो और टैक्स लगाओ। ये 4 चीज है उनकी। ठीक। बस इससे ज्यादा ना कोई इस्लाहात वगैरह, ये सब ऐसा ही है जी। ठीक है। एक लफ्ज आएगा IMF में, जब वो रिपोर्ट लिखेंगे ना, उसमें एक लफ्ज लिखा होगा पाकिस्तान रिफॉर्म प्रोग्राम इज ब्रॉडली ऑन ट्रैक। अच्छा। ये एक लफ्ज होता है।
अच्छा, ब्रॉडली ऑन ट्रैक। जितने भी डॉक्यूमेंट देखें ये लिखा होगा रिफॉर्म प्रोग्राम ब्रॉडली ऑन ट्रैक। मैंने 2015 या 16 में एक आर्टिकल लिखा था बिजनेस रिकॉर्डर में गालिबन, जिसका टाइटल भी मैंने सरकास्टिक अंदाज में दिया था, रिफॉर्म्स प्रोग्राम ऑन ब्रॉडली ऑन ट्रैक। ये टाइटल था मेरा, और मैंने बड़े सरकास्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया था कि IMF के प्रोग्राम में कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं होता है। रिफॉर्म आपने खुद करना है, खुद करना है, और जब आप खुद उस वक्त करेंगे जब IMF से बाहर होंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल है, देखें IMF प्रोग्राम की तरफ तो हम चले गए, अब ये नवा जायज़ा प्रोग्राम आ भी जाएगा जिस तरह की उम्मीद दिलवाई जा रही है। एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है और कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास प्लान B भी था। अब वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है वो और IMF ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या बाहम मुतज़ाद चीज़ें हैं, ये दोनों एक साथ चल सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं चल सकती है। IMF के प्रोग्राम में आप पॉलिसीज नहीं बनाते, आपको पॉलिसीज दी जाती है, आप इम्प्लीमेंट करते हैं। That's it। मैं 11 साल इम्प्लीमेंटर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सही। मैं पॉलिसी तो नहीं बनाते थे। हाँ, जब IMF से निकले थे हम 2004 में, तो फिर हमने पॉलिसी बनाई थी और उसके जो रिजल्ट आए वो सबके सामने है, और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में वो, और इवन IMF के डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंटेड भी है। तो इसलिए जो भी फैसिलिटेशन सेक्टर वगैरह बना है, अभी कोई इसके खदोखाल सिर्फ मैंने उतना देखा नहीं है कि उसने करना क्या है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के रहते हुए फैसिलिटेशन डेस्क जो है वो क्या एडिशनल काम करेगा, कौन लोग करेंगे, मैन पावर है हमारे पास, यही सरकारी लोग करेंगे या प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, ये अभी वो किसके मातहत होगा, क्या वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत काम कर रहा होगा, जो जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या रोल होगा। ये सब चीज़ें अभी बहुत इसके जवाब देने बाकी हैं। इसलिए जब चीज़ें चलेंगी आगे चलकर, जब कोई नई हुकूमत आ जाएगी तो मेरे ख्याल में फिर ये काम चलेगा, तो फिर उस वक्त हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है और इसमें क्या और बेहतरी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया पिछले प्रोग्राम में हमारे कि हमें 4 साल में कोई 135 अरब डॉलर का नुकसान हुआ IMF की वजह से। अब ये IMF के हम एक दफ़ा फिर मुआहदा हो रहा है, उसके नतीजे में ये नुकसान बढ़ेगा या कम होगा? देखिए, अभी तक हम ज़हनी तौर पे हम सब कोई क्लियर नज़र नहीं आते। मैं हैरान होता हूँ टीवी पे बैठे हुए लोगों को। हम जब इसको समझ रहे हैं कि हम ये कोई नए प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, IMF से ये बातचीत चल रही है, यह नया प्रोग्राम नहीं है। इसके बहुत सिंपल मकासद हैं इस मुलाकातों का जो प्राइम मिनिस्टर हमारे IMF के साथ कर रहे हैं या वजीर ख़जाना IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि भाई देखो, 7th and 8th राउंड जब मुकम्मल हुआ था, 7th and 8th रिव्यू ये मुकम्मल हुआ था 29 अगस्त 2022 को। जी ठीक है। उसके बाद 9th रिव्यू शुरू होना था। हमें उन्होंने कुछ अहदाफ दे दिए थे 9th रिव्यू का कि आपने ये करना है, आपके जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो 10 बिलियन है, फिर वो कब हो गया 8 बिलियन हो गया, फिर वो 6 बिलियन हो गया, एंड सो ऑन। इस किस्म के अहदाफ दिए थे। हमने उन तमाम अहदाफ को हासिल करते रहे, जो उन्होंने कहा हम करते रहे। वो गोल पोस्ट चेंज करते रहे, कभी इधर चले जाते, कभी उधर बोल जाते, हमें भी इधर उधर घुमाते फिरते रहे। पाकिस्तान का ये जो इस वक्त जो है कि जी हमने 9th रिव्यू में जितने भी आपने अहदाफ दिए थे हमने वो पूरे किए हैं, तो आप इसको मुकम्मल करें और हमें $1 बिलियन जो है 9th रिव्यू के बाद मिलना है वो हमें दे दें। That's it। इससे कोई और नहीं है कि नया मुआहदा हो रहा है। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा $1 बिलियन हमें दे दें 9th रिव्यू में। जो इक़दामात आपने कहे थे वो हमने कर लिए हैं। अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आपके पास में कि आप इस रिव्यू को मुकम्मल ना करें। That's it। जिस दिन खत्म हो जाएगा, अभी 3 से 4 दिन रहते हैं, इस प्रोग्राम की जिंदगी जो है 30 जून को खत्म हो जाएगी। अगर इस 30 जून से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर 30 जून से पहले
IMF वाले ये कह दें कि हाँ ठीक है जी आपने सब काम कर लिया, हम जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो भी हो जाएगा और हम बाद में बोर्ड में ले जाएंगे, तो ये 30 जून के बाद भी वो बोर्ड में ले जाकर नहीं। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि अभी भी ये मुआहिदा मशकूक है? यानी आप जब फरवरी में कह रहे थे कि अप्रैल में भी नहीं होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी इसको फाइनलाइज होने में बहुत टाइम है? नहीं देखिए, मैं क्यों कह रहा था, इसलिए कि वो हर बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे ना। एक चीज कहा कि ये कर दो, हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया, उसके बाद वो मुड़ गए, नहीं ये भी देख लें आप, इसको भी करें, फिर हमें उस तरह हम वो काम करने लगे। ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे थे। अभी तक जो मुआहिदा नहीं हुआ, हम देखें जुलाई में आने वाले हैं, जून का एंड हो रहा है, कि गोल पोस्ट चेंज होते होते अभी जब प्राइम मिनिस्टर मिले हैं IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से पेरिस में, वहां पर उन्होंने फिर एक पर्ची पकड़ाई कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, आप मजीद टैक्स लगा दें, आप एक्सपेंडिचर को कट करें, ये सारी चीजें फिर किया उन्होंने, और इम्पोर्ट को खोल दिया आप। तो क्या हुआ फिर? हमने उसको सिर्फ खुश करने के लिए कि ये हमारा 9th रिव्यू हो जाए किसी तरीके से, हमें $1 बिलियन मिल जाए, हमने स्टेट बैंक ने इंपोर्ट भी खोल दिया और हम स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने टैक्स भी लगा दिए। बस हम सिर्फ ये काम उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। जी नहीं डॉक्टर साहब, जरदारी साहब तो कहते हैं क्या मुमकिन है इस फैसिलिटेशन काउंसिल और ये इस मुआहदे के बाद या हमें $1 अरब $1.25 अरब मिल भी जाता है तो हम $100 अरब की सरमायाकारी के लिए फ़ज़ा हमवार हो गई है, फ़ज़ा साजगार है? ये सियासतदानों को कहने दें, उनको अच्छा लगता है। हमें हम जैसे लोगों के लिए ये अल्फाज ये सब कहना जो है ठीक नहीं है जी। हम चीज़ों को जब देखते हैं, रखते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं। सियासतदान जो है वो फ्यूचर टेंस में हमेशा बात करता है जी। ये मेरे लफ्ज़ को नोट कर लें, हमारे मुल्क का सियासतदान, सारी दुनिया का सियासतदान फ्यूचर टेंस में बात करेगा। हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, देंगे पे होता है उनका सारा जी, तालियां बज जाती हैं जी। हम देंगे पे बिलीव नहीं करते, हम देखते हैं अपने की रोशनी से कि क्या ये चीज़ें हो सक रही हैं, होती है कि नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये फैसिलिटेशन सेंटर, ये डेस्क बना है जी, ये दिस इज अ वेरी गुड बिगनिंग इन द राइट डायरेक्शन, बिगनिंग इन द डायरेक्शन। बस इससे ज़्यादा हमें इस पे मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता। सियासतदान जो चाहे अपना कह दें जी। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक, आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, एक और डेवलपमेंट ये है कि PTI के सदर परवेज़ इलाही और परवेज़ इलाही के देरीना साथी हाफिज़ अम्मार यासिर, इससे पहले अम्मार यासिर साहब ने ट्वीट किया था, अपना एक बयान दिया था कि उनका जो घर है उसको तोड़ा गया है, और अब ये ख़बर आई है कि अम्मार यासिर का प्लाज़ा है उसको सील कर दिया गया है और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सील किया गया है। ताहाल जो अम्मार यासिर हैं उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई है, और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब मुतअद्दिद बार गिरफ़्तार हो चुके हैं, छठी बार मेरे ख्याल गिरफ़्तार जी। अब मामला ये है कि परवेज़ इलाही और अम्मार यासिर ज़ाहिर है ये इनके करीबी साथी हैं, जिधर परवेज़ इलाही साहब ने जाना है अम्मार यासिर साहब ने भी उधर ही जाना है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ क्या पंजाब पुलिस एक तो अपनी इस्तेदाद ज़ाहिर कर रही है कि वो बारहा गिरफ़्तार नहीं कर सकी, और दूसरा इसका मैसेज क्या जाता है लोगों में? देखें, एक शख्स मतलूब है किसी भी केस में, आप उसको गिरफ़्तार कर लें और उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाती है तो अदालतों का इतना एहतराम तो करें कि उनको रिहा कर दें। अच्छा इरशाद साहब, दूसरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक हुक्म इम्तना की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने भी यकीन दिलाया कि 102 जो लोग हैं या जो लोग हिरासत में हैं
उन्होंने तो पहले ये भी कहा कि 102 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा और कहा कि उनको मौका दिया जाएगा, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब मामला ईद के बाद पे चला गया है, ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होती है, आपको दिखाई देती है? देखिए, इसमें जो एक आज नया फैक्टर है वो है जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जो नोट से ना इत्तेफाक करता हूँ ना इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जो केस की नोयत है, एक गैर मामूली नोयत का केस है, फुल कोर्ट बना दें, तो इस पर फुल कोर्ट बन जाना चाहिए जी। और गालबन वो ये कहना चाहते हैं कि जी हम 6 जज जो हैं शायद ये बोझ ना बर्दाश्त कर सकें, पूरी कोर्ट पर कोर्ट का ही फैसला आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये अब मामला फुल कोर्ट की तरफ ही जाता नज़र आ रहा है जी। मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जब मंसूर अली शाह साहब पर एतराज़ हुआ या उससे पहले जब फ़ायज़ ईसा साहब और दूसरे जज साहब अलग हुए, सरदार तारिक मसूद साहब, तो इन 2 जजेस ने उनका साथ नहीं दिया जी। लेकिन अब इनका नोट आ गया है। अब ये मालूम नहीं इन 4 जजेस की पॉलिसी थी कि 2 पहले हो जाएंगे, एक पर एतराज़ होगा वो अलग हो जाएगा, चौथा फिर ये नोट लेकर हो जाएगा। ये अब हमें समझ नहीं आ रही, से फुल कोर्ट ये तो हमारे इलेक्शन के हमारे जहन से, हमारे दिमाग से ऊपर की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट है, अदालत उज़्मा है, तो उनके जज साहबान ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब मामला ये है कि देखें, जो पंजाब में इलेक्शन का मामला था उस पर भी फुल कोर्ट की बार बार हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा, उस पर भी फुल कोर्ट नहीं बना और उस वक्त भी ये कहा जाता था कि जज 1 हो, 2 या 3 हो, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही है। अब अगर इस पे फुल कोर्ट बन जाता है तो आई थिंक जो रिजर्वेशन चारों जानिब की हैं वो भी शायद ख़त्म हो जाएं, ठीक है, जो अगर हुकूमत को हैं या अपोजिशन को हैं या जो भी है। लेकिन जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है, अटॉर्नी जनरल ने ये जो कहा कि 102 लोगों का ट्रायल नहीं हो रहा है, ये उन्होंने यकीन दहानी करवाई और अपनी बात पे वो मौजूद थे। नहीं, उसका मतलब जो है ना वो ये है कि अभी ट्रायल से पहले की इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर है केस। ये नहीं कहा कि जी 102 लोग जो हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, कि ट्रायल का जो बाकायदा यानी कोर्ट बैठ जाए, मिलिट्री कोर्ट जी, और वो प्रोसीडिंग शुरू कर दे, वो मरहला नहीं आया। अभी इन्वेस्टिगेशन की सतह पर है ये केस। अटॉर्नी जनरल का कहना ये है, क्योंकि कल जब DG ISPR ने ये कहा है कि ट्रायल हो रहा है और जारी रहेगा, उससे ये तासुर हुआ कि शायद बाकायदा प्रोसीडिंग्स अदालती जो हैं वो जारी हो गई हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं हुआ, बल्कि अभी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की सतह पे है मामला। गिरफ्तार हैं लोग, 102 हैं, ये फैसला हो चुका है कि उनका ट्रायल होगा, लेकिन एक कानूनी ज़ुबान में जिसको ट्रायल कहते हैं वो अमल शुरू नहीं हुआ। सही है। वो एक तकनीकी बहस है। बुनियादी तौर पर तो ये हुआ कि वो उनका केस मिलिट्री कोर्ट में है और वहाँ ही चलेगा। सही है, ठीक है। आज तक की जो जी इरशाद साहब में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की सियासत का जो तयन है, ये जो डगर है वो किस जगह जाएगी? दुबई में बड़ी अहम बैठक हो रही है। ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इवन आपकी जमात से भी और आपकी जमात के बाहर से भी ये आवाज़ें उठती हैं कि शायद आप नून लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे, और दूसरा जमात की क़यादत से आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सब की हकीकत क्या है और क्या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो गए हैं? देखिए, ये बातें मैंने भी मीडिया पर सुनी है। सियासत में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, मैं इसका कायल नहीं हूँ। आदमी एक सियासी जमात के साथ होता है, उसके साथ रहता है, इसमें मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है किसी हवाले से भी। लेकिन आज जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप भी और जुडिशल और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये मिल बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें कि हमारा मुल्क आगे कैसे चलेगा। वरना जो सियासी निज़ाम है आज भी सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क के मामलात को
संभाल सके। ये तजर्बा जो हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, जहाँ पर मुल्क की तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में रही हैं, तो मुल्क के मामलात को संभालना तरह बहुत मुश्किल काम हो गया, वो सलाहियत में बड़ी कमी है। तो आज बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा सबको, वरना इलेक्शन जो है वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। शाह साहब, आपकी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उनका एक तजर्बा भी है, वज़ीर सियासतदान हैं, आपके लीडर हैं, उनको आपने कायल करने की कोशिश की कि जी अब मौजूदा जो हमारी सियासी क़यादत है उसमें ये सलाहियत नहीं है। सिर्फ सियासी क़यादत क्या है, हम जो बाकी स्टेक होल्डर हैं रियासत के, उनका भी यही मामला है, तो उनका नुक्ता नज़र क्या है? उन्होंने क्या कहा कि हम अकेले या पीपल्स पार्टी से मिलकर ये सारे मामला दुरुस्त कर सकते हैं, या वो भी आपकी राय से मुत्तफिक नज़र आए? नहीं, देखें, वो हालात को मुझसे बेहतर समझते हैं, उनका 38 साल का तजर्बा है, मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं, उन मामलात को समझते हैं। वो भी ये जानते हैं कि आज किस बात की ज़रूरत है जिससे मुल्क के मामलात तय हो सकते हैं। उनको इस बात का इल्म है कि मुल्क के मामलात कितने तशवीशनाक हैं हम सब के लिए। नहीं, तो उनकी अपनी सोच है। नहीं, आपकी राय पर उन्होंने कोई राय, बहरहाल वो आपने जब अपना नुक्ता नज़र पेश किया, ज़ाहिर है आपका तज्ज़िया जो है उस पर उनकी राय क्या थी? नहीं, देखिए, राय अब जो बातचीत होती है वो उसका इजहार पब्लिकली तो नहीं किया जा सकता कि उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, लेकिन यही बात है कि मुल्क के सियासी मामलात पर, इक़्तिसादी मामलात पर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर, मुस्तकबिल पर यकीनन यही बात होती है जब कोई सियासतदान बैठते हैं। तो सही है। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है अगले इलेक्शन की, एक तो क्या अब हालात साजगार हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएंगे और एक पायदार और मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी, आप किस तरह देखते हैं? दूसरा ये है कि अगर कमज़ोर हुकूमत वजूद में आती है, जिसका इम्कान ज़्यादा है, हंग पार्लियामेंट आती है, तो उसके क्या नुकसानात होंगे? थोड़ा सा अपने तज्ज़िये से हमारे नाज़रीन को ज़रा आगाह फरमाएं। नहीं, मैं अपना तज्ज़िया दे सकता हूँ, ये मेरी जमात का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। बात यह है कि इलेक्शन जो है ये चॉइस नहीं है कि हालात साजगार होंगे या नहीं होंगे या मौसम कैसा होगा जी। इलेक्शन आइनी तकाजा है जी, और ये आइन के मुताबिक अगर टर्म पूरी होती है तो 60 दिन, और टर्म से एक दिन पहले भी आप अगर डिज़ोल्व कर देते हैं तो 90 दिन मिल जाते हैं इलेक्शन के लिए। तो अक्टूबर नवंबर में आपके इलेक्शन ज़रूर होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद जो सियासी हालात नज़र आते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जमात भी अक्सरियत हासिल कर सकेगी। ठीक, तो मुल्क के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, और पाकिस्तान में जो 85 के बाद से माहौल है, तमाम गवर्नमेंट्स कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हैं, सवाए 1997 की जो PMLN की गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं थी, वो 2/3 अक्सरियत की गवर्नमेंट थी। 2/3 अक्सरियत का तजर्बा भी जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा, और 2/3 अक्सरियत थोड़ी सियासत में गैर फितरी सी होती है। सही। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए कोलिशन गवर्नमेंट ही बेहतर है, जिसमें सब इक़्तिदार में हिस्सेदार भी होते हैं और फैसलों में अपना उनका अमल भी शामिल होता है। तो उसके बाद लेकिन जो हमारे मामलात हैं उनको हमें अब तय करना पड़ेगा। ये आज भी वक्त है कि ये इस बात का तयन कर लें कि आगे इकॉनमी कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगी, रिलेशनशिप्स इदारों के दरमियान कैसे होंगे, इसका तयन आज होना चाहिए, वरना इलेक्शन के बाद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। लेकिन अब्बासी साहब आपने जो बात की है, जो एक ड्राफ्ट पिछले दिनों आया फैसिलिटेशन काउंसिल का वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, उसमें बात की गई इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत। तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इज्तिमाई हुकूमत और एक हुकूमत का तस्वुर क्या है? देखिए, इज्तिमाई हुकूमत की बात नहीं है, ये तरीका फैसिलिटेशन का है। जो मेरी समझ में आया है वो निज़ाम जो सामने लाया गया है कि फैसिलिटेशन है कि जो इदारे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात हैं, हर इन्वेस्टमेंट में, हर मामले में सिक्योरिटी का अमल दखल होता है, सिक्योरिटी के मामलात का, तो वो उसकी फैसिलिटेशन के लिए कायम किया गया। अगर ये इदारा हुकूमत की ओवरसाइट में तब्दील हो गया या ये फैसला करने वाला इदारा बन गया हुकूमत की पॉलिसी का, तो फिर ख़राबियाँ पैदा होंगी। ये मामलात चलते नहीं हैं।
इसलिए इन चीज़ों को बड़ी सोच समझ के, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी जो होती है वो सिविल गवर्नमेंट की होती है, इख्तियारात भी उनके पास होते हैं और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए आप वो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये बड़ी केयरफुली ऐसे इदारों को मैनेज करना पड़ता है। ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। मसलन आपने पहले NCOC बनी थी जो कोविड के लिए थी, ये इदारा बना है इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर उस इदारे का अगर ये फैलाव हो जाएगा पॉलिसी में और गवर्नेंस में, तो फिर आपको प्रॉब्लम पैदा होंगी। नहीं, लेकिन उससे तो जो तासुर मिला है कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, सारे मामलात इसी इदारे के ज़रिए तय होंगे, तो उससे तो लगता है कि ये फैलाव होगा, लाजमी बात है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ये महदूद नहीं रहेगा। कम से कम मेरी समझ जो है वो यही है कि ये इन्वेस्टमेंट के जो क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए है। वन विंडो ऑपरेशन उसका हिस्सा है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि एक इदारे के ज़रिए ही तमाम मामलात को तय किया जाएगा, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ पर अगर पॉलिसी मेकिंग आ गई और इंतज़ामी मामलात आ गए, वहाँ पर ख़राबी पैदा होगी। फैसिलिटेशन की हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये फरमाएं कि दुबई में एक बैठक चल रही है, मियाँ साहब भी वहाँ हैं, ज़रदारी साहब भी वहाँ हैं और बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, तो ये क्या मुस्तकबिल का एक खाका बन रहा है कि अब मुल्क के निज़ाम को किस तरह चलाया जाएगा, या सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है, आपस के जो इख्तलाफात है वो तय किए जा रहे हैं? आपकी मालूमात क्या हैं? नहीं, मेरे पास कोई मालूमात है नहीं, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वहाँ पर बैठक है या जो मीटिंग्स हैं, ये इस कोलिशन गवर्नमेंट की हैं। जो जमातें, दो बड़ी जमातें आज कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उनकी लीडरशिप वहाँ पर मिल रही है। छुट्टियाँ थी, शायद इत्तेफाक था या प्लान था, जो भी था, ये मकसद यही है कि ज़रा आपस में बैठ कर बातचीत हो जाए कि कैसे आगे के रास्ते का तयन करना है और फिर उस पर चला जाए। तो इसमें कोई ऐसी तशवीश की बात, एक स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं है। ये बातें मुल्क के अंदर हुकूमत भी सारे मिलकर कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी यही लगता है कि अगर कोलिशन बनी तो यही दो बड़े हिस्सेदार होंगे उस कोलिशन के अंदर। सही है। अच्छा अब्बासी साहब, अभी जो पार्लियामान में कानून साजी हो रही है 184(3) से मुतालिक भी, फिर इलेक्शन एक्ट में जो नाअहली की मुद्दत है उसको 5 साल से करने से मुतालिक भी, इस पे जो कानूनी माहिरीन हैं उनका एक सेगमेंट ये कहता है कि ये बुनियादी तौर पे सादा अक्सरियत से नहीं हो सकती और इसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, जो कि अब पार्लियामान के पास उसके नंबर्स नहीं हैं। आपकी इस पर राय क्या है? क्या ये कानून साजी ठीक है, दुरुस्त हुई है? देखिए, कानून साजी बिल्कुल दुरुस्त है। ताहियात नाअहल का कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट निकाला जिसकी कोई ना आइन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। उसको इस कानून से लिमिट किया गया है कि 5 साल उसकी मुद्दत रखी जाए जो भी नाअहली की जाती है। पहली बात है कि नाअहली का तस्वर जो है 62-63 के अंदर जो ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली की गई, इसकी तो यकीन करें कानून में मुझे कोई कभी गुंजाइश नज़र नहीं आई, लेकिन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है और एक ऐसे मामले में किया है जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है, जिसको कोई उसकी ना सियासी या कानूनी नज़ीर है। तो इसलिए ये मामलात ऐसे हैं जिनकी दुरुस्तगी ज़रूरी थी। वो दुरुस्तगी इस कानून से होती है नहीं होती ये वक्त बताएगा। सही। इसकी बेलाखिर तशरीह जो है वो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में ही होती है, ये कानून चैलेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त कानून है। आप इसकी पहले कोई कानून बना नहीं था इसके लिए कि कितने अरसे के लिए नाअहली हो सकती है, वो एक डाल दिया गया है। अच्छा शाह साहब, मुलाकात जब मियाँ नवाज शरीफ साहब से आपकी हुई तो लाजमन आपने पूछा होगा कि जब वतन आप कब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो कोई बताया उन्होंने दुबई से अब वो पाकिस्तान आएंगे या दोबारा लंदन चले जाएंगे? तो उनके डॉक्टरों ने करना है, उन्होंने खुद करना है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन के मराहिल को समझते हैं और वो ख़ुद इसका फ़ैसला कर लेंगे कि उन्होंने कब पाकिस्तान आना है। तो मेरी इस बारे में कोई बात उनसे नहीं हुई। सही। एक मियाँ साहब की नाअहली के हवाले से आपने बात की, वो ठीक है कि ताहियात नाअहली का कोई तस्वुर नहीं था,
वैसे आप उसूली तौर पर ये समझते हैं, अब क्योंकि एक और सियासतदान की नाअहली की बातें भी हो रही हैं, तो ये नाअहली सियासतदानों की अदालतों के ज़रिए होनी चाहिए या दुरुस्त है? देखिए, नाअहली अगर आपने कोई ऐसा अमल किया है कि आपकी नाअहली होनी चाहिए, तो ये कानून के मुताबिक ही है जी। आपने इसकी गुंजाइश रखी हुई है, लेकिन कितने अरसे के लिए होगी इसकी गुंजाइश नहीं थी जी। लेकिन ये बात कि आपने अपने बेटे की कंपनी से 8 साल पहले आपने 20,000 दरम नहीं लिए जी, तो ये इस पे कोई नाअहली बनती नहीं, और ख़ास तौर पे ताहयात नाअहली नहीं बनती। ये बड़ा कमज़ोर फैसला है और इसको तारीख सपोर्ट नहीं करती। सही। अच्छा, आज अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से जो है उसको आप कानून में देख लें। मैं इसको ज़्यादा कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी ने ऐसा अमल किया है जिससे वो इस बात का अहल नहीं है कि वो पार्लिमानी ओहदा रख सके, तो यकीनन नाअहली होती है, पूरी दुनिया में होती है। अच्छा, आज ये बयान आया हुकूमत की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, कि 2 दिन में मुआहिदा IMF के साथ हो जाएगा। सवाल ये है कि पिछले 6-7 महीनों से हम इस मुआहिदे के चक्कर में थे, यानी ये जो नवा जायज़ा प्रोग्राम है इसकी बात कर रहा हूँ, और इसमें एक ताख़ीर हुई। बारहा कहा जाता रहा कि हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं। अगर पहले शराइत पूरी कर दी थी तो फिर इसमें लेतो लाल क्यों थी, डिले क्यों हुआ? और अगर अब शराइत पूरी की गई हैं तो पहले ये क्यों बताया जाता रहा कि हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं? ये आपने पेचीदा सा सवाल कर दिया है। इसकी सर जवाब मेरे पास तो यही है कि जो हमारी समझ थी और जो IMF की समझ थी कि शराइत पूरी हुई है नहीं हुई, जो उनकी असेसमेंट थी उसमें फ़र्क था। उस फ़र्क को प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मीटिंग में ब्रिज किया है, और जो भी शराइत IMF समझता था कि बाकी रह गई हैं उनको अब हुकूमत पूरा करेगी, और मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। ये बड़ा क्रिटिकल प्रोग्राम है कि ये मुकम्मल हो पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि इसके बाद भी आपने IMF प्रोग्राम में जाना है, और उसके लिए मैं सिर्फ ये क्रिटिकल नहीं, वो इलेक्शन बड़ा क्रिटिकल है उसके लिए। तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि सियासत जो है ये अलहदा नहीं है, इलेक्शन जो है ये अलहदा नहीं है मुल्क की मईशत से। ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी इसके बाद भी जा रही है हुकूमत, ये तय हो चुका है कि IMF प्रोग्राम में जाना इसके बाद भी नागुज़ीर है? ये मेरी राय है, क्योंकि IMF प्रोग्राम ही वो वाहिद तरीका है जिससे आप दूसरे लेंडर्स को, और आपके जो नए लेंडर्स हों या साबका लेंडर्स हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि आप में डिसिप्लिन आपके प्रोग्राम में है। एक ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मौजूद है जिस पर तमाम जो इदारे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे हैं और बायलैटरल मल्टीलैटरल इदारे हैं, वो सब ट्रस्ट करते हैं जी। तो आपको इस प्रोग्राम में रहना बड़ा ज़रूरी होगा। ये डिसिप्लिन इंजेक्ट करता है आपके निज़ाम। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद क़ासी साहब आपके वक्त का। इरशाद साहब, अब अशफाक हसन साहब की बातें सुनते हैं तो IMF तबाही ही तबाही है, और ऐसी एक दलदल है कि जिससे निकल नहीं सकते। अब्बासी साहब जैसे लोगों की ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन इनकी अपनी मुस्तनद राय है, उनकी बात सुनते हैं तो IMF एक सनद है, वो आपके पास होती है तो फिर आपको लर्निंग एजेंसीज़ भी आती हैं, इन्वेस्टर भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, किधर को जाएं? देखें, बिल्कुल हमें अगर IMF के ज़रिए सरमायाकारी बढ़ती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा होता है, टैक्सों का दायरा वसी होता है, हम अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाने की आदत अख्तियार करते हैं तो नेमत है। लेकिन अगर हम इसको एक आदत बना लेते हैं और कर्ज़ खोरी का एक हिला और तदबीर है तो फिर एक लानत है। जो मुल्क ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने IMF के प्रोग्राम लेके तरक्की की, और वो मुल्क ज़्यादा तादाद में हैं जो तबाह हो गए, उसमें हम भी शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बस इसका तो सीधा लेकिन खबर ये है कि इसके बाद अब अगला प्रोग्राम भी अगला जाने का मतलब ये होगा कि इस प्रोग्राम से हमने कुछ अचीव नहीं किया। मतलब जागते रहना, सड़े देना रहना, इससे कुछ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।